नमस्कार, मैं अनुराग अन्वेषी डीएनए की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बीजेपी क्यों जीती? आपको ऐसी करारी हार क्यों मिली? इस बात पर चर्चा ज़रूरी है और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठी हैं स्मिता। नमस्ते स्मिता। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्मिता, और मैंने आपके बारे में ये सुन रखा है कि आप राजनीतिक यानी विषयों पर बहुत गहरी नज़र रखती हैं, और कहीं शायद किसी पार्टी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे बारे में गलत बात है कि किसी पार्टी की ओर मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीति मेरी दिलचस्पी का विषय है, तो मैं उसको जानने समझने की कोशिश करती हूँ, पर ये सॉफ्ट कॉर्नर और समर्थन वाली बातें बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। अच्छा, लेकिन ये जो दिल्ली का इस बार ट्रेंड दिखा, जिसमें यह बात सामने आई कि महिला वोटरों का प्रतिशत ज़्यादा रहा वोट देने में, और जाहिर है कि जब उन्होंने ज़्यादा वोट दिया और जीत बीजेपी की मिली की हुई, तो ये महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट करने वाली रही होंगी। तो उन्हीं महिलाओं में मैं आपको भी देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का नहीं है और इसलिए मुझे उनमें नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, यानी जब यूपी में हो तो आपको उस रूप में देखा जाना नहीं, चाहिए। तब भी मुझे उस रूप में नहीं देखा अच्छा, जाना चलिए चाहिए। चलिए, नहीं देखना जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप क्या देख रही हैं इस चुनाव को। मेरे पूछने का मतलब ये है कि आखिर महिलाओं का वोट बीजेपी की ओर क्यों शिफ्ट हुआ? एक बात ये समझना चाहिए कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी दिल्ली में 35% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो कि इस दफ़ा 8% बढ़ा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल 43%, 43% महिलाओं ने इस बार बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। एक बार स्मिता, मैं चाहूँगा ये बता दें कि पुरुषों का वोट परसेंटेज कितना रहा और महिलाओं का कितना रहा? पुरुषों और महिलाओं के वोट परसेंटेज की भी बात करें तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि दिल्ली की महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं और मतदान के लिहाज से वो घर से निकली, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है और महिलाओं का वोट प्रतिशत 60.92% रहा, जबकि पुरुषों का 60.21% था। और स्मिता, आपको ये ध्यान करके और खुशी मिलेगी कि आज विश्लेषक के तौर पर एक महिला बैठी है, जबकि मैं सिर्फ सवाल पूछने वाला। नहीं नहीं, मैं विश्लेषक नहीं मानती खुद को। मैं अपने आप को राजनीति को समझने देखने का एक बस उत्सुक हस्ती शख्सियत के तौर पर देखती हूँ। मैं विश्लेषक नहीं समझती खुद को। तो इस उत्सुक शख्सियत से मैं ये जानना चाहूँगा कि तमाम पार्टियों ने महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। समाज में तो वैसे भी महिलाओं को लुभाने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन ये पार्टियों की बात हो रही है, तो पार्टियों ने लुभाने की कोशिश की, इसमें बीजेपी को कामयाबी क्यों मिली? जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम की जो बात है, 2100 रुपये देने का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था, 2500 रुपये देने का वादा बीजेपी ने किया है। अगर वादे पर कहें तो ठीक बात है कि तेरे वादे पे एतबार सनम, तो महिलाओं ने बीजेपी के वादे पर एतबार किया है। लेकिन एक बात हमको ये भी समझनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे कि फ्री बस स्कीम जो उनकी है महिलाओं के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है कि आपको आने जाने के लिए कहीं कोई किराया नहीं देना है। पर इसके बावजूद भी हमको समझना पड़ेगा कि दिल्ली की महिलाओं ने 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के किए गए वादों पर समर्थन जताया, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी 27 साल पहले सत्ता में थी। बिल्कुल। अब 27 साल बाद उनकी सत्ता में वापसी हुई है। तो एक चीज़ जो गौर करने की है वो ये है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो मूल रूप से दिल्ली के नहीं है। वो मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे अलग अलग जगहों से हैं। और इनमें से कई राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जहाँ पे लाडली बहन योजना जो है डायरेक्ट कैश जो खाते में जा रहा है, वो सफलतापूर्वक बीजेपी ने लागू किया है और इस वजह से बीजेपी को सत्ता में आने का भी मौका मिला है। मध्य प्रदेश में तो इसे ही गेम चेंजर माना गया बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तो इस महिलाओं को भरोसा था कि बीजेपी के किए इस वादे पर अमल हो सकेगा। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मध्य प्रदेश में जो सरकार आई है वो लंघी मार कर आई है। नहीं, उसके बाद लाडली योजना शुरू हुई। याद कीजिए कोरोना का वो दौर, जिस समय सरकार गिराने और सरकार बनाने का खेल चला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
18 के जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे उसमें थोड़े से सीटों से बीजेपी बहुमत से पीछे थी, लेकिन बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला प्रकरण हुआ और फिर सरकार में वापस बीजेपी आई। लेकिन आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से थोड़े समय पहले लाडली बहन योजना जो शुरू की, बिल्कुल, वो एक गेम चेंजर उनके लिए, बीजेपी के लिए साबित हुई। हाँ बिल्कुल, यानी वो एक ऐसी सड़क बनी जिस पर बीजेपी सरपट दौड़ रही है और उस दौड़ पे तालियां बजा रही हैं महिलाएं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की जीत के पीछे एक बड़ी वजह इस स्कीम को माना गया है। झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की जीत हुई हाँ, तो ऐसी ही कोई एक योजना रही उन्होंने होगी। मैया सम्मान योजना शुरू की है। बिल्कुल। तो लेकिन आपकी हार को आप किस रूप में देखती हैं? बीजेपी जीती, अब वो अपने वादे पूरे करेगी, चाहे यमुना को जल साफ करना हो या फिर तमाम तरह की योजनाएं उनको पूरा करेगी और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए अगर उन्होंने कहा तो। लेकिन आपकी हार को आप किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो ये हार हुई है, ये यहाँ से पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक करियर को कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में ये पहली बार उनकी हार हुई है। बिल्कुल, वरना पहले चुनाव से ही वो एक हीरो बनकर आए थे, 28 बिल्कुल। सीटें लेकर के आए। तो ये अब हमको ये देखना होगा कि इस विफलता को, इस चुनावी हार को, क्योंकि अगर आप लोकतांत्रिक राजनीति में हैं तो हार और जीत तो आपके जीवन में आएंगे ही। जीत के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने क्या किया वो तो दिल्ली ने देखा, देश ने देखा। अब हमको ये देखना होगा कि हार के बाद बतौर विपक्ष ये वो कैसे खुद को मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर पेश करते हैं और कैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये देखना होगा। हालांकि अब बतौर विपक्षी नेता तो वो विधानसभा में रहेंगे नहीं, तो अब उनकी भूमिका सड़क से लेकर गलियों से लेकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचेगी, क्या करेगी, और क्या यहाँ से वो अपनी जो मतलब एक देश की तीसरी पार्टी के तौर पे जो विकल्प बनना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस से अलग, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो क्या वो अपने उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अमली जामा पहना पाएंगे या नहीं, अब ये हमको इस रूप में देखना होगा। आम आदमी पार्टी के हार के कई कारण हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण यह है कि इस दफ़ा महिलाओं ने उन्हें उस तरीके से समर्थन नहीं दिया जैसे कि उनको उम्मीद थी। यहाँ पर फिर हम लोग इसी बात पर आएँ कि शायद दिल्ली की 42 सीटें ऐसी रहीं जहाँ महिलाओं का वोट परसेंट बहुत तगड़ा रहा। उसमें से कितने परसेंट यानी कितनी सीटें रहीं जो बीजेपी के खाते में आई हैं? जो दिल्ली की कई सीटें हैं जहाँ पे महिलाओं का मतदान प्रतिशत 5% से लेकर 3% तक ज़्यादा रहा, महिलाओं ने ज़्यादा संख्या में मतदान किया। जैसे कि ओखला में 5% पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहा, आर.के. पुरम में 3.14% के करीब है, तो उतना ज़्यादा रहा। इस तरीके की कई सीटें हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें से 19 सीटें जिन जगहों पर महिलाओं का मतदान ज़्यादा संख्या में हुआ बीजेपी ने जीती हैं और सिर्फ 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत पाई है। और इनफैक्ट जहां पे महिलाओं का मतदान प्रतिशत थोड़ा कम भी रहा, वहां पर भी बीजेपी का टर्न अराउंड ज़्यादा बेहतर है, स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और मैं अंत करने में सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार को मैं किसी एक पार्टी की हार के रूप में नहीं देख पा रहा। मुझे लगता है कि आपके आने के बाद, आम आदमी के पार्टी के आने के बाद लगा था कि एक वैकल्पिक राजनीति सामने आई है, लोगों का भरोसा जगा था, उम्मीदें जगी थी। तो मुझे लगता है कि इस वैकल्पिक राजनीति की जो उम्मीदें हैं उसकी हार हुई है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं दर्शकों। बीजेपी की जीत हुई है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अपने वादे पर वो कितना खरा उतरती है। हालांकि मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि मैं कभी भी नहीं ये मानती हूँ कि एक विकल्प की हार होती है। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस बार लोगों ने भरोसा नहीं जताया, लेकिन मैं हमेशा ये एक अच्छी चीज़ मानती हूँ भारतीय लोकतंत्र की कि मतदाताओं के पास कई विकल्प हैं, यहाँ तक कि नोटा भी एक विकल्प है। तो विकल्प नहीं हारता है, विकल्प के तौर पर कौन सी पार्टी या व्यक्ति था उसकी हार हमें कहना चाहिए। हाँ, नोटा पर एक बात और याद है कि नोटा एक तरह से बेकार चला जाता है। तरीके से ये होना चाहिए, यानी मुझे लगता है कि अगर नोटा के वोट ज़्यादा हैं दूसरी पार्टियों से, तो नोटा को विजयी घोषित किया जाना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, नहीं वो वोट डस्टबिन में क्यों जाए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ इस ढंग का संशोधन भी भविष्य में होगा और भविष्य में दिल्ली के खाते में क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं यह देखना होगा। दर्शकों, हमारी और स्मिता की बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी ओर से और अपनी ओर से स्मिता, आपका शुक्रिया।